साथियों, आप सभी को नमस्कार। आयांश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे पर्यावरण का टेस्ट सीरीज नंबर 5। ठीक है, इससे पहले हमने आपको चार टेस्ट सीरीज करा दिया गया है। चार का मतलब कि 50 क्वेश्चनों की ये टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है। 50x4 अगर जब आप करोगे 50x4 तो आपके 200 प्रश्न आपको 4 प्रैक्टिस सेट आप कह सकते हैं या टेस्ट सीरीज कह सकते हैं, आपको करा दिए गए हैं। आज इसमें आपका जो है कि 5वां स्टार्ट होने जा रहा है। तो मरुस्थलीकरण का कारक नहीं है अति पशुचारण, भूजल स्तर में गिरावट, वनों की कटाई, भूस्खलन। तो क्या कौन सा कारक नहीं होना चाहिए? इसमें से वनों की कटाई नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 पे आ गए हम। विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी प्रति बाढ़ की चपेट में आती है? 20%, 30%, 40%, इनमें से कोई नहीं। तो कितनी आती है? 20% आबादी जो है कि बाढ़ की चपेट में आती है। प्रश्न नंबर 3, भूस्खलन की घटनाएं सामान्यतः किस काल में अधिक होती हैं? ग्रीष्मकाल में, वर्षा काल में, शीतकाल में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 3 का क्या हो जाएगा आपका? वर्षा काल में, क्योंकि जब वर्षा होती है तभी भूस्खलन होता है। ग्रीष्मकाल में गर्मी पड़ती है, शीतकाल में सर्दी पड़ती है, तो बारिश तो होती नहीं। बारिश होती है बहुत, मतलब कभी कभार होगी थोड़ा बहुत, लेकिन वर्षा काल में आपका क्या होता है? वर्षा काल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बारिश जो है कि भारी मात्रा में होती है। ठीक है। प्राकृतिक आपदा नहीं है बाढ़, भूकंप, भूस्खलन या अग्निकांड। तो प्राकृतिक आपदा इनमें से क्या नहीं होगा? अग्निकांड नहीं होगा। सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं? इंडोनेशिया में, चीन में, जापान में या श्रीलंका में? तो सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं? जापान में आते हैं। जापान के बारे में मैं आप सबको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ यहाँ पे। जापान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो वहाँ की लेडी हैं, महिलाएं हैं, या मतलब जापान के जो लोग हैं, वहाँ की जो पीपल है, वे लोग 8 घंटा अगर अपने लिए काम करते हैं तो 2 घंटा 3 घंटा देश के लिए काम करते हैं। तो जो उसका जो पैसा होता है वो पैसा सीधा जो है कि सरकार के राजकोष में जाता है, जिससे कि जो गरीब लोग हैं उनकी मदद होती है। इसकी वजह से जापान एक डेवलपमेंट कंट्री है, विकासशील कंट्री के नाम में आता है। और जापान के बारे में एक फैक्ट मुझे सुनने को और मिला है। अब उसमें कितनी सत्यता है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसा मैंने कई लोगों से कहते सुना है कि कहा जाता है कि जो वहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, अगर वो किसी रास्ते से जा रही हैं, उस रास्ते की तरफ से कोई अगर आ रहा होता तो उनको पूरा रास्ता देता है। कहता है कि इस महिला के मतलब गर्भ में पल रहा बच्चा हमारे देश का भविष्य है, इसलिए इसको सबसे पहले रास्ता दिया जाए। मतलब प्रेफरेंस दिया जाता है, पूरा सम्मान दिया जाता है। लेकिन अपने यहाँ भारत में आप लोग अच्छे से जानते हैं कितना सम्मान दिया जाता है, कितना नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो बाकी आप सभी लोग समझदार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस फैक्ट के बारे में मैंने सुना था, इसलिए मैंने जापान का नाम आते ही जिक्र किया है। तो आप लोग भी अब जानने की कोशिश कीजिएगा कितनी सच्चाई है इसमें। भारत के समुद्र तटीय भागों में आने वाले तूफान कहलाते हैं ज्वार, चक्रवात, टाइफून, बाढ़। तो क्या कहलाएंगे? तटीय भागों में कोई भी तूफान आता है तो चक्रवात ही कहलाता है। भारत की बात कर रहा हूँ मैं। लहरों में उपस्थित कंकड़ पत्थर आपस में टकराकर टूटते हैं, यह क्रिया है सन्निघर्षण, जलीय दाब क्रिया, संघर्षण या घुलाव। तो कैसी क्रिया है? सन्निघर्षण क्रिया है ये। भूकंप की लहरों का जो अंकन कागज पर किया जाता है क्या कहलाता है? कागज पर जो किया जाता है, सिस्मोकृति, सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफी या सभी? तो सिस्मोग्राफी कहलाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, सुपर टेट के ही। आंतरिक हलचलों से होता है उन्मज्जन, निमज्जन, वलन या सभी? प्रश्न नंबर 9 का बताइए। आंतरिक हलचलों से होता है उन्मज्जन, निमज्जन, वलन, सभी? तो क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा आपका। प्राकृतिक आपदा है बाढ़, ओजोन परत की क्षति, हरित गृह प्रभाव, कोई नहीं। प्राकृतिक आपदा है बाढ़, ओजोन परत की क्षति, हरित गृह प्रभाव या कोई नहीं? तो कौन सी हो जाएगी? बाढ़ हो जाएगी ना। प्राकृतिक आपदा क्या है? आपकी बाढ़ है। कितनी तीव्रता से अधिक का भूकंप विनाशकारी होता है? 4.5 रिएक्टर, 5 रिएक्टर, 4.8
5 रिएक्टर को यहाँ पे पूछा गया कितनी तीव्रता से अधिक की बात की गई है, तो क्या हो जाएगा 4.5, यानी कि 4.5 रिएक्टर जो है कि ज़्यादा खतरनाक होता है। चक्रवात में निम्न भाग पर दाब रहता है, मध्य भाग पर, पिछले भाग पर, अगले भाग पर, बाहरी भाग पर। मध्य भाग पर, पिछले भाग पर, अगले भाग पर, बाहरी भाग पर। प्रश्न नंबर 12, तो किस भाग पर रहता है ये बताना आपको, तो मध्य भाग पर रहता है, जिसकी वजह से तबाही बहुत ज़्यादा होती है। विश्व विपदा निवारक दशक 1980 से 89, 90 से 99, 71 से 80, 91 से 60, तो ये कब रहा 1990 से 99 विपदा निवारक दशक रहा पूरे विश्व में। अचानक प्रकट होने वाली आपदा कौन सी है, सुनामी, बाढ़, भूस्खलन, सभी, तो ये सभी हो जाएंगे इसमें। देखिए मेरी कोशिश है ये 50 प्रश्नों की जो श्रृंखला है आपको 25 मिनट में मैं मैक्सिमम समय लेके कराऊं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा समय लग जाता है इसमें, क्योंकि कुछ चीज़ों को डिस्कस करना पड़ता है, कुछ हम भी आप लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, तो उसमें भी 1-2 मिनट लग जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोग इसको थोड़ा सा स्लो करके भी आप देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आधे घंटे का बना सकते हैं आप, 1 घंटे का बना सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे ये। लेकिन आप इसे नोट जरूर करते हुए चलिएगा। जब ये सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएगी ना, तो 10 सीरीज़ की एक साथ हम PDF आपको दे देंगे, ठीक है। ये PDF उन सभी को मिल जाएगी जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करा रखा है चैनल पे, मतलब जिन्होंने कोर्स को परचेस कर रखा है। प्रश्न नंबर 15 पे हैं, चक्रवात का आकार क्या होता है, बेलनाकार, आयताकार, गोलाकार या दीर्घवृत्ताकार, तो कैसा होता है, गोलाकार या दीर्घवृत्ताकार होता है। टोम्बोल निर्मित होता है जलीय क्रिया से, लहरों की क्रिया से, हिमानी क्रिया से, पवन क्रिया से। भूकंप, हाँ बताइए जल्दी से, प्रश्न नंबर 16 का जवाब दीजिए। तो लहरों की क्रिया से होगा। उसके बाद आपका है प्रश्न नंबर 17, भूकंप के कारण उद्धृत विशाल समुद्री जलधारा को कहते हैं सुनामी, ज्वारी धारा, जेट स्ट्रीम, तूफानी धारा। प्रश्न नंबर 17 का जवाब आप लोग जल्दी से दीजिए, क्या कहेंगे, सुनामी धारा कहेंगे। चलिए खैर, सुनामी के कहने से सर्वाधिक क्षतिग्रस्त देश था ऑस्ट्रेलिया, भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया। प्रश्न नंबर 18, तो थाईलैंड जो है कि सबसे ज़्यादा इसे थाईलैंड को नुकसान हुआ था, किससे, सुनामी के कहर से। कोयना भूकंप था भ्रंश मूलक, दबाव मुक्ति मूलक, भ्रमक मुक्ति मूलक या संतुलक मूलक। प्रश्न नंबर 19, तो कैसा होगा, संतुलन मूलक होगा ये। सुनामी नाम किससे संबंधित है, भूकंप से, ज्वालामुखी से, पर्वत निर्माण से, या इनमें से कोई नहीं। तो किससे संबंधित है, भूकंप से संबंधित है। इस बात का ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार आ चुका है एग्जाम में। देखो मैं इस बात को बार बार बोलता हूँ कि प्रश्न कई बार आ चुका है एग्जाम के, एक्चुअल में सारे प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में, ठीक है। लेकिन जो थोड़ा सा लगता है कि ज़्यादा बार आ चुका है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसके बारे में आप लोगों को बोल देता हूँ, ठीक है ना, कि ये प्रश्न जो है कि परीक्षा में कई बार आ चुके हैं, तो आप लोग इस पर थोड़ा सा फोकस कर लिया कीजिए। फ़ैन को ऑफ करके आप लोगों को पढ़ाना पड़ता है, गर्मी आप लोग देख ही रहे हैं कितनी है, और पेपर के पेज से हवा करते रहते हैं हम, और उसके बाद कभी टेक्निकली इशू हो जाता है तो और दिक्कत होती है। तो ये है ऑनलाइन क्लास का सिस्टम। ऑफलाइन मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट होता है, लेकिन ऑनलाइन से क्या है कि पूरे देश दुनिया में लोग जुड़ते हैं, दूर दराज के लोग भी ऑनलाइन में जुड़ जाते हैं। लेकिन ऑफलाइन में आपके 30-35-40 किलोमीटर 100 किलोमीटर के दूर के रेंज के ही लोग आपसे जुड़ पाते हैं, और भी लोग जुड़ते हैं लेकिन फिर उनको आके रूम लेके रहना पड़ता है कि नहीं। तो चलिए खैर, हमारी श्रृंखला जारी है। प्रश्न नंबर 21 पर हम आ चुके हैं। तो पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। यह प्रश्न सीटेट की परीक्षा सन 2018 में आया था। आप लोग पेपर अगर आपके पास होगा या प्रैक्टिस सेट अगर आपके पास होगा तो आप देख सकते हैं।
ट्रोमोस्फेयर, मीसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर। और एक बात मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूँगा, जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है ना, सीटेट का एग्ज़ाम अगर आप पेपर जितने हुए हैं 2011 से अब तक, अगर उसको आप पढ़ेंगे, उसमें से लगभग 15 से 20% क्वेश्चन आपके दोबारा से रिपीटेड रहते हैं। ठीक है, तो कोशिश करना, बाकी हम तो कराएंगे ही कराएंगे। देखो भाई, 2011 से लेकर 2020 तक, क्योंकि 21 का पेपर अभी हुआ नहीं, आप सब अच्छे से जानते हैं। और सीटेट में आज परिवर्तन भी कर दिया है कि अब सीटेट जो है कि मतलब सीबीएसई जो सीटेट का एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराती है, अब उसको ऑनलाइन कराएगी। और ऐसा प्रस्तावित हुआ है कि दिसंबर तक आप लोगों को परीक्षा सीटेट की देखने की मिलेगी। ठीक है, मैं इस बात को यहाँ पे भी कह रहा हूँ। बाकी अभी हम इसके तुरंत बाद सामाजिक क्लास की, जो सामाजिक विज्ञान की जो हम आपकी क्लास लेंगे, सोशल स्टडीज़ की, उसमें भी हम इस बात का जिक्र करेंगे, है ना। क्योंकि कुछ लोग इस मतलब पर्यावरण पढ़ते हैं, कुछ लोग सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं। तो ऑनलाइन होगा, और ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो आप लोग अब सतर्क हो जाइए, मेहनत तगड़ी वाली चाहिए आप लोगों की। जब आप मेहनत अच्छा करेंगे तभी आपका नंबर आएगा। यानी कि अब 90 नंबर लाना टेढ़ी खीर है एक तरीके से, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो वो आसान हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे अभ्यर्थी पास हो जाते हैं। फिर आप लोगों ने देखा कि एनसीटीई जो हमारी एक गवर्नमेंट बॉडी है, जो मतलब शिक्षा नीति पर, मतलब शिक्षा पर नियम बनाती है कि कौन सा टीचर एलिजिबल होगा, कौन सा नहीं होगा। एनसीटी गाइडलाइन जयपुर, इसकी मतलब मुख्यालय आप जानते होंगे। तो उन्होंने बोल दिया कि सन 2011 से लेकर अब तक के जितने भी सीटेट और यूपी टेट या अन्य प्रदेशों में जो भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उन सभी को लिए आजीवन मान्य कर दिया गया है। मतलब अगर आपने एक बार सीटेट पास कर लिया तो वो सर्टिफिकेट आपका जब तक आप पृथ्वी पर हैं तब तक मान्य रहेगा। आप नहीं रहेंगे तब भी मान्य रहेगा, ऐसा कर दिया गया है वो। ठीक है, लेकिन आपके न रहने से तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए आजीवन बोला गया कि आजीवन मान्य है। ठीक है, तो इसलिए अगली तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि भर्ती आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी 22 में भी और 21 में भी। मिला जुला के मैं आप लोगों को बताऊं मोटा मोटा, केंद्रीय विद्यालय की भर्ती जनवरी में आने जा रही है। जनवरी फरवरी तक करीब 8 से 9 हज़ार भर्ती आ रही है केंद्रीय विद्यालय की, केंद्रीय विद्यालय की। उसके बाद आपका आ रहा है नवोदय विद्यालय का, 5-6 हज़ार नवोदय विद्यालय का आ रहा है। फिर डीएसएसबी का दोबारा से वैकेंसी आ रही है दिसंबर में ही। उसके बाद आपके प्राथमिक की भर्ती आने जा रही है, करीब 70-80 हज़ार ये वैकेंसी आएगी। फिर जूनियर सुपर टेट की बात मैं कर रहा हूँ, जो अभी एग्ज़ाम होना है, उसके होने के तुरंत बाद आप लोग देखना फरवरी मार्च तक जूनियर शिक्षक भर्ती भी करीब 3 से 4 हज़ार वो भी आ रही है। टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती आने जा रही है, वो भी आएगी करीब 17-18 हज़ार। तो मतलब भर्तियों की भरमार है, आपको मेहनत करना है। अगर आप मेहनत कर गए तो आप एक नौकरी पक्की कर जाएंगे आप अपने लिए, मतलब अपनी एक सीट पक्की कर जाएंगे आप। ठीक है, तो चलिए, काफ़ी ज़्यादा ज्ञान दे दिया मैंने आपको, आगे बढ़ते हैं। और अपडेट रहा कीजिए, पेपर वगैरह पढ़ते रहा कीजिए, तो सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो बताइए जल्दी से इसका जवाब। अच्छा, जवाब तो आ गया, क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा। जब मैं बताने लगता हूँ तो सब लोग छोड़ के भाग जाते हैं लाइव, है नहीं? उसके थोड़ी देर बाद आते हैं। चलिए, ज़रूरी होता है, देखिए मोटिवेशन करना ज़रूरी होता है। अरे कोई गलत मोटिवेशन नहीं किया जा रहा, आपके फ़ायदे के लिए तो किया जा रहा है। यहाँ पे सिद्ध हो गया है, सिद्ध सिद्ध, लेकिन ये क्या है? सिख है। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव। आप सब अच्छे लोग जानते हैं कौन है? गुरु नानक देव है इसका। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र, अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था ये, प्रश्न नंबर 23 का। तो क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? प्रश्न नंबर 24, ये रिपीटेड प्रश्न ये भी है। तो कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक थे स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, मदन मोहन मालवीय। आप सबको बताओ, ये जो भी नाम आप देख रहे हैं ना, ये बड़े महान कार्य किए हैं हमारे देश के लिए, हम सबके लिए इन्होंने किया है। तो आपको बताना है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? स्वामी विवेकानंद,
राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, मदन मोहन मालवीय। प्रश्न नंबर 25। तो स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है। बिहू राज्य की किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, असम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 26 का तो क्या हो जाएगा इसका? असम ही हो जाएगा, यानी कि असम हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? खाद्य जाल, खाद्य चक्र, श्रृंखला विक्रिया, बायोमास का पिरामिड। प्रश्न नंबर 27 का तो क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। निम्न में से किसके जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? आइस कोर, जीवाश्मिक पराग, वृक्षवलय वृद्धि या इवेपोराइट निरपेक्ष। प्रश्न नंबर 28 का आंसर कीजिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा इसका? आइस कोर को कहा जाता है। एजेंडा 21 में कितने समझौते हुए थे? 3, 4, 5, 10। एजेंडा 21 में कितने समझौते हुए थे? कितने हुए थे? 5 समझौते हुए थे। ओजोन परत की पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई है? 100 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 30 का तो पृथ्वी से इसकी जो है कि करीब 30 किलोमीटर क्या है? ऊंचाई है। 30 किलोमीटर ऊपर आप जाएंगे तो ओजोन परत आपको मिलेगी। ओजोन परत पर अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेडियोधर्मी किरणें, ज्वालामुखी उद्भेदन, विमानन ईंधन। तो किससे होता है? प्रश्न नंबर क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, FFC। हम जो फ्रिज चलाते हैं ना, फ्रिज एयर, AC, इन सब से जो है कि ओजोन परत की क्या हो रही? क्षति हो रही है। और हमारे देश में जो हमारी सरकार है, जिसमें पर्यावरण को बचाने के लिए मीटिंग होती है ना दोस्तों, उसमें हज़ारों एसियाँ लगी पड़ी हैं। तो हज़ारों एसियों में रहने वाले लोग पर्यावरण का बचाव करने का मतलब कहते हैं ना, नियम बना रहे हैं। तो वो क्या करेंगे आप समझ सकते हैं इस बात को। ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन या ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 32 का तो क्या हो जाएगा इसका? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। वातावरण में ग्रीन हाउस पौधा घर गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभाव हुए हैं सिवाय भूमंडलीय गर्मी, ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव, समता मंडल में ओजोन का अवक्षय, कार्बन डाइऑक्साइड निषेचन प्रभाव। प्रश्न नंबर 33 का जवाब दीजिए। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव हो जाएगा। और जब से हमारे देश में फ्रिज, AC वगैरह का प्रयोग होने लगा है, तब से बीमारियां भी बहुत बढ़ गई हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन सा पदार्थ ओजोन कष्टकारक पदार्थ है? प्रश्न नंबर 34 का क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, जितने भी लोग AC चलाते हैं ना, मैं उनसे बड़ी नफरत करता हूं। मैं अपना व्यक्तिगत विचार बता रहा हूँ आपको। और बैठेंगे ना जब वो मतलब 2 AC वाले एक साथ बैठ गए, अच्छा आपके यहाँ कौन सा AC लगा है? हमारे यहाँ सैमसंग का लगा है। अच्छा आपके यहाँ कौन सा लगा है? मेरे यहाँ कैरियर का लगा है। मतलब एक आदमी के सुख के लिए एक AC लगाया जाता है और उस एक AC की वजह से हज़ारों लोगों का, सैकड़ों लोगों का नुकसान होता है। सैकड़ों लोग गर्मियों से तड़पते हैं। इनको शर्म नहीं आती। अरे तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है तो पैसे का सही जगह इस्तेमाल करो ना। AC लगाने की क्या ज़रूरत है? तुम कूलर लगा लो। देखो, आप लोगों में से किसी ने लगाया हो तो मेरी बात को माइंड मत करना। मेरे ये व्यक्तिगत विचार हैं, ठीक है? क्योंकि हम पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं और हम अच्छे से जानते हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान AC लगाने से, फ्रीजर वगैरह चलाने से होता है। तो हमें इससे क्या करना चाहिए? वर्कआउट करना चाहिए ना। लेकिन हम इसके आदती होते जा रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए इस बात को बोला। बाकी आप लोग माइंड मत करना, कहीं दिल पे ले लो। जितने लोग देख रहे हैं, हो सकता है किसी के घर में AC हो। निम्न गैसों में से निम्न
निम्न गैसों में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरो। प्रश्न नंबर 35 का तो क्या हो जाएगा आपका? मीथेन हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन सी है जिनके द्वारा ट्रोपोस्फेयर ओजोन ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? अच्छा, ट्रोपोस्फेयर के बारे में आप लोग ध्यान रखना। ट्रोपोस्फेयर को क्षोभ मंडल कहा जाता है हिंदी में। तो सभी का नाम हिंदी और इंग्लिश में याद रख लेना, क्योंकि प्रश्न हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आ जाते हैं। ट्रोपोस्फेयर इस तरीके से, स्ट्रेटोस्फेयर इस तरीके से लिख के आ जाएगा और कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक है, तो इथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नेत्रजन ऑक्साइड या जल वाष्प। तो प्रश्न नंबर 36 का क्या हो जाएगा? जल वाष्प हो जाएगा आपका। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है एक्स किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से, इंफ्रारेड किरणों से, गामा किरणों से। प्रश्न नंबर 37 का अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी विकिरण कारण होता है त्वचा कैंसर का, यकृत कैंसर का, मस्तिष्क कैंसर का या उदर कैंसर का। प्रश्न नंबर 38 का तो त्वचा कैंसर का होता है। किसका होता है? त्वचा कैंसर का होता है। और एक बात आपको और बता दें, जो भी आप लोग खाना मंगाते हो ना जोमेटो वगैरह से, वो गरम गरम ले आते हैं। जिस पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं ना, उससे भी कैंसर होता है, वो भी नुकसानदायक है। इसलिए घर में नमक रोटी खा लो, ज़्यादा अच्छा है। जोमेटो के चक्कर में ना पड़े तो बढ़िया रहेगा। आलस छोड़ो, बीमारी अपने आप भाग जाएगी। Rio+20 सम्मेलन में किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? ग्रीन सूचकांक को, स्वच्छ विकास सूचकांक को, ग्रीन इकोनॉमिक को या ग्रीन जलवायु निधि को? प्रश्न नंबर 39 का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? ग्रीन इकोनॉमिक को। ग्रीन इकोनॉमिक का मतलब कि पर्यावरण से रिलेटेड ही है। कौन से सम्मेलन में ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई? कानकुन सम्मेलन, डरबन सम्मेलन, वार्सा सम्मेलन, मॉन्ट्रियल सम्मेलन। प्रश्न नंबर 40 का जवाब दीजिए। तो किस सम्मेलन में था ये? डरबन सम्मेलन में। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? तो आप बता ही सकते हैं कौन सा है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। घास के मैदान, वन, समुद्र, पहाड़। तो कौन सा होगा? समुद्र होगा। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण मिट्टी, वायु, तालाब, जल। ये भी रिपीटेड प्रश्न है आपका ये, तो इसका जवाब दीजिए जल्दी से। क्या हो जाएगा? तालाब हो जाएगा। कौन जीवी कारक नहीं है? कौन जीवी कारक नहीं है? जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्मजीव, प्रस्तर। जंतु तो हैं, पेड़ पौधे भी हैं, सूक्ष्मजीव भी हैं, तो कौन सा हो जाएगा? प्रस्तर। लेकिन प्रस्तर भी है, तो इसका सही आंसर होगा पेड़ पौधे। पर्यावरणीय शिक्षा में किस शिक्षा दी जाती है? पर्यावरणीय ज्ञान की, पर्यावरणीय समस्याएं की, पर्यावरण प्रबंधन एवं सतत विकास। तो सभी दिया जाएगा, सभी दिया जाएगा ना। एसी चला के पर्यावरण को हम ठीक नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना आप। निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? सिघांडा, हाइड्रेला, जलकुंभी, नागफनी। बहुत कॉमन क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जलकुंभी के बारे में आपने सुना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिक संतुलन में बाधा डालता है? वन महोत्सव, लकड़ी काटना, वन रोपण, सामाजिक वानिकी। तो क्या हो सकता है? वो लकड़ी को ही काटेगा, तभी तो बाधा आएगी उसमें। एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं। इसको कहते हैं जैवमंडल, भूभाग, जीवोम या वायुमंडल। प्रश्न नंबर 47 का क्या हो जाएगा? जैवमंडल हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश संश्लेषण के दौरान
प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में निम्न में से कौन काम करता है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, पर्णरहित, क्लोरोफिल या सभी? प्रश्न नंबर 48 का क्या हो जाएगा? पर्णरहित यानी कि क्लोरोफिल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है जल प्रदूषण बढ़ता है, वायु प्रदूषण बढ़ता है, ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका? आसान सा प्रश्न है बिल्कुल, उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक सरित लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है? तालाब, मुहाना, नदी, लैगून यानी कि समुद्र तल। प्रश्न नंबर 50 का तो कौन सा है? तालाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तालाब हो जाएगा। और जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, आप सभी लोग जाकर यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे देख सकते हैं। मात्र 2000 रुपये में यूपी टेट का कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा और विद पीडीएफ। ठीक है, उसके साथ साथ आपके मतलब विद पीडीएफ है, प्रैक्टिस सेट हम आपको देखो करा ही रहे हैं। इसके अलावा भी ये सब्जेक्ट के हिसाब से है, बाकी सभी का मिश्रण 150 क्वेश्चन का टोटल मिला के हम कम से कम 30 प्रैक्टिस सेट और कराएंगे। तो आप लगा सकते हैं कि 15×45 4500 क्वेश्चन आपके वहाँ से हो जाएंगे। करीब 6000-7000 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाते हैं। तो अगर मैं मोटे तौर पे कहूँ तो आपको लगभग 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे कोचिंग के द्वारा कराए जाएंगे विद डिटेल एंड पीडीएफ के साथ। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि टीजीटी के एग्ज़ाम होने के बाद प्रतिदिन 4 से 5 घंटे क्लासेज स्टार्ट होने जा रही हैं। ठीक है।